नाउ लुक एट दिस एक्वेरियस। मैं क्लियर कर बता दूं कि 11वीं दृष्टि उनकी मोस्ट डिजायरेबल दृष्टि है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक्वेरियस से जब आप उल्टा चलेंगे, क्योंकि राहुदेव उल्टा चलते हैं, सांप जिधर चलेगा उधर से ही दृष्टि देके चलेंगे, तो उनकी 11वीं दृष्टि पड़ती है फर्स्ट हाउस पे। व्हाट इज फर्स्ट हाउस? बर्थ। तो राहुदेव का इंटरेस्ट जो है वो बर्थ में है, रीबर्थ में, नथिंग टू डू विद मोक्ष। 11th मोस्ट डिजायरेबल आपके चार्ट में जहां उनकी 11th दृष्टि पड़ रही हो, राहुदेव वहां से सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाले। मान लीजिए 10th हाउस में है, वहां से आप घूम जाइए 12th, विदेश से आपको फायदा होने वाला है। ही इज इंटरेस्टेड इन 12th हाउस, चले जाइए विदेश। विदेश में आपको सबसे ज्यादा नेम एंड फेम मिलेगा, वहां से आप पैसा सबसे ज्यादा कमाएंगे। 9th में है तो 11th सोशल सर्कल से, मैंने कहा ना 9th मरण कारक है, लोग डर गए। टेली कम्युनिकेशन को यूज कीजिए आप, मैं बताऊंगा उसको कैसे यूज करना है। मरण कारक है, खत्म हो गया जी अब तो राहु एकदम से निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। वहां से 11th दृष्टि जाए उसको पकड़िए, वहां वो फायदा करेंगे। नुकसान कहां करते हैं? सर्प है, सर्प के मुंह के सामने जाइएगा तो नुकसान होगा। जो सेकंड हाउस फ्रॉम सर्पा है, दैट इज डेंजरस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आ, आज हम लोग राहु देव के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस के कमेंट में मैंने देखा, जब मैंने राहु देव के एस्पेक्ट की बात करी, 11th एस्पेक्ट, और खास करके जब मैं राहु देव के नक्षत्र परिवर्तन पे बात कर रहा था, तो लोगों ने ये कहा कि एक बार उस पर वीडियो बनाए, कौन कौन सा एस्पेक्ट है। तो मैंने सोचा एस्पेक्ट के साथ कुछ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं कवर कर लूँ, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। अ, राहु देव के बारे में हम सब जानते हैं कि मून के नॉर्थ और साउथ नोड राहु केतु हैं। और समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो चाहते थे कि अमृत का पान करें, लेकिन ठीक है, उस समय दो पार्ट में कट गए और राहु और केतु दो बन गए। राहु की जो लॉर्डशिप मिली, जब आप चार्ट देखते हो तो चार्ट में जो लॉर्डशिप मिली है वो को लॉर्डशिप लोग कहते हैं एक्वेरियस की। और मैं कहता हूँ वर्गो, जो मूल त्रिकोण है, जो विधा मैंने पढ़ाई पढ़ी है, तो ये दोनों घर जो है वो 6 और 11, 6 से 6 भी पड़ता है, जो प्रारब्ध भी है। राहु जो है बहुत कुछ पहले से लेके भी आ रहे हैं, और 11th आगे क्या होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो राहु को समझने के लिए अगर आप वर्गो और एक्वेरियस दोनों को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, प्रारब्ध हम कहते हैं जो पूर्व पुण्य का सस्टेनेंस है, मतलब बहुत सारी चीजें जो पूर्व से आ रही हैं अच्छे या बुरे कर्म के आधार पे। 9 से आपका भाग्य पता चलता है आपने कितना अच्छा कर्म किया था। लेकिन प्रारब्ध से क्या आ रहा है, वो आपको, वो उसका कंट्रोल को लॉर्डशिप के साथ राहु देव के पास है। और छठे से छठा भवात भाव में 11th होता है, जो संचित घड़ा है, जहां पे ये कैलकुलेशन चलते रहता है कि भाई इस व्यक्ति को मोक्ष मिले या रीबर्थ मिले। इस चीज को, इसके समझने से पहले उच्च नीच की बात कर लें। जमनाई में उच्च के होते हैं, मूल त्रिकोण इनका वर्गो है। नीच मैं कहीं नहीं मानता हूँ, मार्स के साइन में ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन वहां भी इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मरण कारक स्थान 9th भावा है, जहां ही फील्स लाइक डाइंग। उसमें भी कंडीशन है कि व्यक्ति के बाकी ग्रहों के आधार पे अगर वो धर्मा को फॉलो करने वाला है तो राहु की स्थिति बहुत खराब होती है और वो रिजल्ट निगेटिव देते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं है, कार्मिक ज्यादा है, देन राहु के 11th एस्पेक्ट, आई विल एक्सप्लेन दैट, उससे उनको बहुत गेन होता है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है व्यक्ता अव्यक्ता। 1 नंबर से 8 नंबर आपके पैदा होने से लेकर, व्यक्ति के पैदा होने से लेकर मरने तक, जब आत्मा शरीर का साथ छोड़ती है, ये सब मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में आते हैं, सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। धर्मा, कर्मा, लाभ जो भी आप देखते हैं, जो संचित घड़ा, जो कैलकुलेशन है, या मोक्षा, दिस इज अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड, जो अव्यक्ता में आता है। अब इसको बताने के पीछे का कारण क्या है कि व्यक्ता और अव्यक्ता, देखिए, केतु देव जो 8th के को लॉर्डशिप है, उन ट्राइन में है 12 के, और उनसे चौथा पड़ता है हाउस ऑफ हैप्पीनेस, 11th हाउस। क्योंकि मैं 11th पहले समझा दूं एक्वेरियस, तो आप बाकी समझ जाएंगे। तो उनकी हैप्पीनेस ये है कि भाई संचित घड़ा में जो प्लस माइनस है, कैलकुलेशन होकर जीरो हो जाए, व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए। राहु देव को मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, सबसे खराब जो घर महर्षि पराशर ने कहा है वो 3, 7 और 11। उन्होंने उस जमाने में कहा था कि ये तीनों मोक्ष के रास्ते में अड़चन है, तो ये बेकार है काम भाव। कलयुग में इन्हीं तीनों घर का आप कुछ नई चीज शुरू करते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, मीटिंग प्लेस पे जाते हैं तो आपको फिर अगर मिलते हैं, मतलब फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो बच्चा होता है, आगे बढ़ता है वो, फिर आपकी शादी होती है तो लाइफ आगे बढ़ती है। 11th सोशल सर्कल, कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट। तो आज के डेट में इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, और इस पूरे ट्राइन पे अगर किसी की प्रोमिनेंसी है तो वो राहु देव की है। जब उस युग में एक्वेरियस की हम बात करते थे, तो कैप्रिकॉन के बाद आता है, कैप्रिकॉन का सस्टेनेंस है, मतलब जो आप कर्म करते हैं उसका सस्टेनेंस है। मान लीजिए आप कर्म कर, नौकरी कर रहे हैं, 100 रुपए का काम करेंगे, शनिदेव बोलेंगे 100 रुपए ले लो, बट ये कलयुग है, यहाँ 100 के बदले 1000 चाहिए, और वो एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ राहु देव में है।
इसलिए मैं कलयुग का राजा उनको कहता हूं और एक्वेरियस का प्राइमरी लॉर्ड कहता हूं कि 11th हाउस, क्योंकि कलयुग में मोक्ष की बातें नहीं, रीबर्थ की बातें होती हैं और वो पूरा कैलकुलेशन अपने कंट्रोल में वो रखे हुए हैं। 11th हाउस को सिर्फ 11th हाउस के रूप में ना देखें, उसको बाकी घरों से जब आप रोटेट करके देखेंगे तो आपको 11th हाउस का इंपॉर्टेंस समझ में, जैसे आप कोई नया काम शुरू करते हैं, थर्ड हाउस जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कुछ आपने कुछ नया इनिशिएट कर दिया, न्यू बिगनिंग, वहां से देखेंगे तो ये 9th हाउस पड़ता है, मतलब नए काम का भाग्य जो है वो 11th हाउस में रखा हुआ है। आप अननेसेसरी 9th हाउस देख रहे हैं, 9th हाउस इज ओवरऑल भाग्य, वो आपका भाग्य है, आपके कर्म का भाग्य कहाँ है जी, जो नया आपने इनिशिएट किया, आपके कर्म प्लेस का भाग्य जो है वो प्रारब्ध है 6th हाउस, लेकिन आपने कुछ नया काम शुरू किया, क्या वो सपोर्ट मिलेगा 11th में, आप देख लीजिए। आपने शादी करी, लोग बोलते हैं कि शादी जो है कार्मिक है या प्रारब्ध से आ रहा है, 3, 6, 10, 11, मैं बोलता हूं ये फ्री विल हाउसेस हैं। अगर इसके माध्यम से शादी होती है, क्योंकि बहुत बार प्रेम विवाह में 11 तो इन्वॉल्व रहता ही है, लोग इस बार से नई जर्नी शुरू करते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन ये आपका प्रारब्ध से आता है। हर कोई कहता है कि प्रारब्ध, ऑब्वियसली बात है, रिलेशनशिप प्रारब्ध से आता है जिसमें कर्मा कैंसिलेशन, मोस्ट हेवी कर्मा 7th हाउस का होता है। इसका पूर्व पुण्य कहां है जी, 7th हाउस का 11th के पास है। तो 7th का भी पूर्व पुण्य 11th के पास है, उसी संचित गणा से कैलकुलेट होकर पता चलता है कि गोटी सेट होता है कि इस बार जो है ये स्पाउस, इस व्यक्ति के स्पाउस जो है ये है, जिसको कि इस बार अपने जीवन में कितना कुछ भुगतना लिखा है। और भुगतना पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं लेता हूं, मैं बोलता हूं कितना कर्मा बाकी है, लेट्स पुट इट लाइक दिस। 10th हाउस का मैंने कहा ये सस्टेनेंस हाउस, आपके कर्म का कोई फायदा नहीं जब तक वो सस्टेन नहीं कर पाए, आप काम ही नहीं करेंगे, आपको 10 रुपए नहीं मिले तो काम नहीं मिले करेंगे, तो सस्टेनेंस इस रूप में आप देखिए। इंटरेस्टिंग इनकी दृष्टियां हैं, देखिए सब 7वीं दृष्टि तो सबकी होती है, जो बैठा है वही देख रहा है, केतु को छोड़ दीजिए, केतु के पास चूंकि सर नहीं है तो कोई दृष्टि नहीं है, राशि दृष्टि है लेकिन ग्रह दृष्टि नहीं है। ग्रह दृष्टि एक डिजायरेबल दृष्टि होती है, उनकी डिजायर होती है किसी भी प्लैनेट की, जैसे 5 हो या 9 हो, मान लीजिए 4 है, 8 है, जो एक्स्ट्रा दृष्टियां मिली हुई हैं। जब दृष्टियां बट रही थी तो 3 और 11, जैसे मैंने कहा 3, 7, 11 सबसे खराब घर है, 7वां मजबूरी है, क्योंकि सामने आप देखेंगे ही देखेंगे, आंखें हैं तो 3 और 11 कोई लेने को तैयार नहीं था, 3 नंबर शनिदेव को मिला। क्यों? क्योंकि वो कर्मा का इनिशिएशन है, कर्म स्टार्ट होता है वहां से, तो उन्होंने रख लिया। 11 तो कोई नहीं चाहता था कि 11th एक ऐसा हाउस है, 12th से 12th बेड प्लेजर भी पड़ता है, सोशल सर्कल है, बहुत सारे मिस्टेक्स वहां पे हैं धन कमाने के चक्कर में। राहु देव ने कहा कि उनको चाहिए। नाउ लुक एट दिस, एक्वेरियस, मैं क्लियर कट बता दूं कि 11वीं दृष्टि उनकी मोस्ट डिजायरेबल दृष्टि है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, एक्वेरियस से जब आप उल्टा चलेंगे, क्योंकि राहुदेव उल्टा चलते हैं, सांप जिधर से चलेगा उधर से ही दृष्टि देके चलेंगे, तो उनकी 11वीं दृष्टि पड़ती है फर्स्ट हाउस पे। व्हाट इज फर्स्ट हाउस? बर्थ। तो राहु देव का इंटरेस्ट जो है वो बर्थ में है, रीबर्थ में, नथिंग टू डू विद मोक्ष। 11th मोस्ट डिजायरेबल, आपके चार्ट में जहां उनकी 11th दृष्टि पड़ रही हो, राहु देव वहां से सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाले। मान लीजिए 10th हाउस में है, वहां से आप घूम जाइए 12th, विदेश से आपको फायदा होने वाला है। ही इज इंटरेस्टेड इन 12th हाउस, चले जाइए विदेश, विदेश में आपको सबसे ज्यादा नेम एंड फेम मिलेगा, वहां से आप पैसा सबसे ज्यादा कमाएंगे। 9th में है तो 11th सोशल सर्कल से, मैंने कहा ना 9th मरण कारक है, लोग डर गए। टेली कम्युनिकेशन को यूज कीजिए आप, मैं बताऊंगा उसको कैसे यूज करना है। मरण कारक है, खत्म हो गया जी, अब तो राहु एकदम से निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, वहां से 11th दृष्टि जहां है उसको पकड़िए, वहां वो फायदा करेंगे। नुकसान कहां करते हैं? सर्प है, सर्प के मुंह के सामने जाइएगा तो नुकसान होगा। जो सेकंड हाउस फ्रॉम सर्पा है, दैट इज डेंजरस। सेकंड हाउस फ्रॉम सर्पा, मान लीजिए कि 11th में है या 4th में है, तो थर्ड हाउस क्योंकि रिटर्न जा रहे, 5th में है तो 4th हाउस, उस हाउस से रिलेटेड आपको एक ना एक चीज, चाहे वो लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, एक चीज आपका वो खत्म कर देगी। जैसे 8th हाउस में बैठे हैं तो 7th पे देख रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो दूसरी दृष्टि सर्पा के सामने है। अब 7th हाउस क्या है? आपका रिलेशनशिप है, अगर 7th लॉर्ड स्पाउस है, रिलेशनशिप है, बिजनेस है, वहां से एम्प्लॉयर देखते हैं, वॉर भी देखते हैं, बहुत सारी चीज देखती है, एक चीज आपको वहां से वो खत्म कर देती, दैट इज वो उसका पॉइजन का असर होता है। लेकिन 11th एस्पेक्ट एंड थर्ड एस्पेक्ट, थर्ड जहां आप कुछ भी नया, राहु विल इंश्योर कि आप नया काम शुरू करें थर्ड से, उनकी जो थर्ड दृष्टि पड़ेगी, और 11th एस्पेक्ट में आपको वो गेन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मल्टीप्लायर है, मान लीजिए 8वें घर में बैठे हैं, 10वें पे दृष्टि जा रही है, एक से ज्यादा जॉब करेंगे।
9वें में बैठे हैं, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगा। 7वें में बैठे हैं, 9वें पे हैं, एक से आप बहुत बार मल्टीपल प्लेसेस ट्रैवल करेंगे, हो सकता है हायर पोजीशन पे रहेंगे। तो ये मल्टीपल जो इनका मल्टीप्लायर, एक तो कि गुना करना और दूसरा मोर देन वन, ये सब राहु कंट्रोल करते हैं। इसलिए इनका थर्ड एंड 11th एस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्पेशली 11th वन फॉर द गेन, थर्ड वन फॉर न्यू थिंग, एंड सेकेंड वन टू सी क्या आपके लाइफ से खत्म हुई। इस चीज को आप अपने चार्ट में इंप्लीमेंट करें। मैं कुछ एग्जाम्पल चार्ट भी आपको दिखाऊंगा कि राहु कैसे, विदाउट राहु आप लाइफ में वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन वेल्थ के कॉम्बिनेशन को समझने से पहले देखें कि ये कैसे रिजल्ट देते हैं। राहु छाया ग्रह हम बोलते हैं, ऐसे तो सारे ग्रह ही वही हाल है, बट जहां बैठ गए डिस्पोस्टर, जो जिस घर में बैठे हैं उसका मालिक, जिसके साथ बैठे हैं उसकी एनर्जी, जिस जिसके नक्षत्र में बैठे, जो इनका नक्षत्र लॉर्ड, वो वाली एनर्जी, और जिसके नक्षत्र लॉर्ड ये खुद है, ये चारों की एनर्जी ला करके, और इनका एक ही इंटरेस्ट है कि सबको यूज करो और सेंड इट बैक टू वर्गो एंड एक्वेरियस, स्पेशली एक्वेरियस, क्योंकि मूल त्रिकोण है, ऑफिस है उनका वर्गो, तो ही वांट्स टू सेंड इट बैक टू होम, एक्वेरियस में भेजना चाहेंगे। तो ये चार अगर आप याद रखेंगे, प्लैनेट कंजंक्टेड, डिस्पोस्टर, नक्षत्र लॉर्ड, और वो किसके नक्षत्र लॉर्ड। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट। पहले बात, मैंने कितनी बार कहा है कि हर एक प्लैनेट केपेबल है आपको वेल्थ देने के, लेकिन कुछ एक प्लैनेट को जो महर्षि परा, क्योंकि कलयुग है, महर्षि पराशर ने जिस युग में लिखा था, आज देश काल पात्र के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं, उसको एडजस्ट करना होता है आप जब ज्योतिष पढ़ रहे होते हैं तो। देखिए, वीनस, सैटर्न, मरकरी एंड जुपिटर, इन चार में से तीन तो ऐसे भी आज के डेट में देखे तो महर्षि पराशर ने ही बहुत पहले लिखा था कि धन कारक है। सैटर्न 11th के को लॉर्ड है वो, मैं को लॉर्ड बोल रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा क्योंकि मैं राहु को प्राइमरी लॉर्ड लेता हूं, और 10th के भी, 10th 11th दोनों ऑन करते हैं। तो राहु अगर इनमें से किसी भी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है तो आपको पैसा देंगे। क्वेश्चन तुरंत से आएगा, गुरु चांडाल योग में पैसा देंगे? यस, गुरु चांडाल योग में पैसा देंगे। गुरु को फॉलो नहीं करने देंगे आप, लेकिन गुरु चांडाल योग में पैसे की कमी नहीं होगी। आपने कहां सुन लिया कि गुरु चांडाल योग में पैसा नहीं आता है? क्योंकि दोनों मल्टीप्लायर है। अच्छे घर में बैठे हो, अच्छी दृष्टियां हो, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पैसा ला करके देंगे। तो पैसे में कहीं कमी नहीं है। और आप सोचिए, राहु अकेले जिस घर में बैठे हैं, सामने वाला घर 7वां, तो 2 घर हो गया, ट्राइन के 2 घर, 4 घर, 3 और 11, तो 6 घर, और अपने से आगे वाला 7 घर। मतलब इतने समय, मतलब एक बार में 7 घरों का रिजल्ट दे रहे हैं। उतने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, वहां उनकी दृष्टि है, डिजायर है। बिना उनके आज के डेट में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। राहु आत्मकारक हो जाए तो क्या होगा? तो उसके पहले क्या आत्मकारक हो सकते हैं? यस। कारक का मतलब होता है डिजायर, किस लाइफ में आप किस चीज के कारक हैं। सन आत्म कारक है, सोल के कारक है, मातृकारक है तो माता के कारक है, भातृकारक है तो भाई के कारक है। मतलब ये डिजायर है, हर बार चेंज होते रहता है। जब डिजायर की बात आएगी तो आप राहु को अलग करके नहीं देख सकते। तो राहु की मोस्ट डिजायरेबल प्लैनेट है। तो जो चर कारक का स्कीम है, क्योंकि स्थिर कारक का अलग है, चर कारक का अलग है। चर कारक का स्कीम में नैसर्गिक कारक, स्थिर कारक, चर कारक, बहुत तरह के कारक हैं, बस ठीक है। चर कारक में आप 8 पकड़ेंगे। और जब भी आप देखेंगे कि राहु आपके आत्मकारक है, और उसका मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे? मान लीजिए सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे हैं, आपको डिग्री पता है, तो 30 में से माइनस कर दीजिएगा, और तब देखिएगा कि मैक्सिमम डिग्री पे है या नहीं। अगर हैं तो आप ये प्रिडिक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए, महीने में 5-6 चार्ट तो मेरे पास आत्मकारक वाले आ जाते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं चार्ट्स देखते रहता हूं। तो 5-6 चार्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें राहु जो है आत्मकारक है। ये भी एक रीजन हो सकता है क्योंकि राहु मेरे चार्ट में जो है वो प्रोमिनेंट है, उनसे ही मेरी लाइफ चलती है। मैंने तो कितनी बार ये कहा है। तो जब भी वो आत्मकारक होंगे, ऐसे व्यक्ति की डिजायर, राहु की डिजायर मोक्ष की है। जहां बैठे हैं वहां से 7वीं दृष्टि, आत्मकारक, आत्म मतलब सोल को गाइड करने वाला, 7वीं दृष्टि केतु पे है। जो सबसे ज्यादा डिजायर उनकी किस चीज की भाई? मोक्ष। मोक्ष चाहिए। तो या तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं जो दैट लीड्स टू मोक्षा, एल्स राहु विल इंश्योर इतना पनिशमेंट आपको मिले, क्योंकि राहु नेचर है, इतना पनिशमेंट मिले कि आप मोक्ष के रास्ते पे या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल चले। मिडिल एज में अगर राहु की महादशा आ गई, राहु आत्मकारक होते हुए, तो सुधर जाइए।
आप खुद ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आ जाइए, नहीं तो रिलेशनशिप, पैसा, कर्म, हर चीज में आपको इतनी प्रताड़ना मिलेगी कि आपको लगेगा इससे अच्छा तो यार साधु ही हो जाए। यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। तो ये मैं आगाह करता हूं कि जिनके भी राहु आत्मकारक, क्योंकि राहु आत्मकारक बहुत अच्छी चीज है, उनकी 11th दृष्टि जहां पड़ेगी आपको पैसा भी बहुत देंगे, नो डाउट अबाउट इट। राजा की तरह आप जिएंगे, विल बी लाइक अ किंग। बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पैरेलल में आपकी चलते रहनी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। अब राहु क्या काम दे सकते हैं, बहुत से पूछते हैं जब भी वीडियो बनाता हूं कि जॉब बता दो क्या मिलेगा। देखो राहु अगर प्रोमिनेंट है, 10th लॉर्ड, 10th हाउस, 10th लॉर्ड, D10 में आप देख लीजिए, अगर जॉब से कोई कनेक्शन बैठा रहा है, तो चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, AI हो, किसी तरह की टेक्नोलॉजी, ये 3D माया की जो दुनिया है, वर्चुअल रियलिटी है, फिल्म इंडस्ट्री है, जो स्पेशल इफेक्ट वगैरह लोग जो बनाते हैं, टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीकम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ठीक है, और रडार वगैरह में जो लोग काम करते हैं, इवन बहुत अच्छे डॉक्टर, सर्जन, रिसर्चर, मिलिट्री पर्सन आपको मिल जाएंगे राहु वाले, सीक्रेट सर्विसेज में काम करने वाले मिल जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, जिस प्लैनेट के साथ जुड़ गए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑनलाइन ले जा करके, फूड फाइनेंस, जिस किसी भी बिजनेस में आप जाएंगे, बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, बिकॉज राहु इज रियली गुड एट आर्टिकुलेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग थिंग्स। ड्रग डीलर हो सकते हैं, फार्मा कंपनी ओपन कर सकते हैं, बिकॉज विश से जब हम बात करते हैं तो हीलिंग का, वो डॉक्टर का साइन भी आपने देखा होगा, हीलिंग की भी हम बात करते हैं। ये बूचर भी हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे कॉमेडियन हो सकते हैं, कोई भी चीज जो बोल करके आप मास को अट्रैक्ट करते हैं, राहु वहां है। देखो एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, देखो आप यूट्यूब पे, देखो आप टीवी पे, 99.9% लोगों का सिर्फ आधा हिस्सा दिखाई देता है, किसी का पूरा हिस्सा ही दिखा। ये जितना आधा देख रहे हो ना, ये सब राहु है। मैं बोल रहा हूं राहु, आप सुन रहे हो राहु, क्योंकि यहीं से ऊपर की बात है। स्पेशली जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लोग आज आ करके इतना कुछ बोल रहे हैं, ये सब इतना ही तो है, ये राहु ही तो है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, चीजों को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे लोगों को मैनिपुलेट करता है, लोग सिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट हाफ बॉडी यूटिलाइजिंग, हाफ बॉडी बैठे हुए, नीचे का बॉडी शिथिल है। दिस इज राहु। इसलिए मैं बोलता हूं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में राहु कैमरा के सामने है, सन, मरकरी, वीनस, मून, मून सब चाहिए। मतलब मून कैसे चाहिए भाई, आपकी जो क्वालिटी ऑफ वॉइस है ना, वो मून डिसाइड करते हैं। एक अच्छा सिंगर होने के लिए आपका मून बढ़िया होना जरूरी है। तो क्वेश्चन उठता है, क्या राहु और मून साथ में अच्छे जाएंगे? यस, नो डाउट अबाउट इट। प्रॉब्लम होगी, मेंटल टेंशन रहेगा, बट ऐसा नहीं कि वेल्थ नहीं आएगा। आई विल शो यू चार्ट्स में, आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको पूरा का पूरा वेल्थ जो है वो राहु की 11वीं दृष्टि मून पे पड़ती है। और बहुत से वेल्दी लोगों का चार्ट में अभी 3-4 लोगों का दिखाऊंगा, उसमें आपको दिख जाएगा मोर देन 70-80% लोग। इसके पहले कि मैं चार्ट दिखाऊं और समझाऊं, पहले चार्ट दिखा लेता हूं और फिर उसके बाद रेमेडी की अपन बात करेंगे। तो मैं इसको शेयर करता हूं, ठीक है, शुरू करते हैं धीरू भाई अंबानी से। धीरू भाई अंबानी के चार्ट में आप देखो, और यहां देखोगे राहु जो है एक्वेरियस के होकर के 3rd हाउस में बैठे हैं। ही वॉज अ क्रिएटर, ऑलवेज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग। और कहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है? 5वें पे। 5वां क्या होता है? क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। प्रोजनी, आप पैदा करते हो बच्चे को, तो नई नई चीजों को, नई नई कंपनियों को पैदा करना और नई कंपनियां फॉर्म करना, दिस वाज धीरू भाई अंबानी। मैं पूरे चार्ट में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मैं राहु के प्लेसमेंट को दिखा रहा हूं। मुकेश अंबानी 12th हाउस, आप सॉरी लिब्रा में है। कहां दृष्टि पड़ेगी इनकी? मून के ऊपर, 2nd हाउस, वेल्थ क्रिएशन, फॉरेन और वाटर, वाटर से रिलेटेड काम, जो मैं अपना तेल निकालने का काम पानी में करते हो। 11th हाउस, 11th दृष्टि ऑन 2nd हाउस, मून। आनंद महिद्रा, आप देखिए राहु कहां पे है? राहु वो भी जुपिटर के साइन में, बहुत खराब है जी। ये आदमी तो कुछ करेगा नहीं। आधा आदमी तो देखे 6th हाउस में बैठा है, सेजिटेरियस में है, नहीं जी अच्छा नहीं करेगा। ये तो जुपिटर केतु बैठा हुआ, ये तो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पंडित हो जाएगा। दृष्टियां देखिए, 8th हाउस में पड़ रहा है, एक्सेसिंग अदर्स मनी, ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडननेस। रिसर्च इनकी कंपनी में, ये खुद भी इज अ वेरी गुड रिसर्चर। आप देखिए, आप इनके, आप ट्वीट्स देख लो या कुछ भी कम्युनिकेशन देखो, विदाउट रिसर्च ऐसे ही उठा के थ्रो नहीं कर देते। और ये ट्राइन किसका है? बाहर, विदेश का ट्राइन है। आज इनकी गाड़ियां बाहर भी जितनी इंडिया में बिकती हैं कमोवेश, वैसे ही वो बाहर सेल कर रहे हैं।
इज रियली गुड एट। और कौन सा साइन, कौन सा है? खुद के साइन। एक्वेरियस, इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी। एलन मास्क, ये है आपका राहु का 11th, काल पुरुष वाले जो अपने घर में बैठे हुए। दृष्टि कहां जी है? फर्स्ट पे है। मैंने कहा था ना कि फर्स्ट पे रीबर्थ में इंटरेस्टेड है। अब रीबर्थ क्या होता है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए थोड़ा सा दिखाया आपको। रीबर्थ क्या होता है? रीबर्थ का मतलब सिर्फ नहीं है कि आपका रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब कोई नई चीज वहां बार बार जन्म लेना। आप एलन मस्क के उसमें देखिए, वो हर बार पैसा कमाते हैं और वापस से इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद एक नई कंपनी खड़ा कर देते हैं। और उनका घर भी है, अगर आप देखेंगे तो राहु एक्वेरियस जो है वो 12 में है, और वहां से एक घर पीछे 12th का लॉर्ड 11th में है। लोग बोलेंगे यार खर्चा हो रहा है, बहुत हो रहा है। नहीं, वॉट एवर दैट जो एक्सपेंसेस है ना, वो सोर्स ऑफ इनकम में वो व्यक्ति लगा रहा है, क्योंकि 11th वो सोर्स ऑफ इनकम है आपका, वहां लगा रहा है। और वहां लगा करके और तब नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है। तो ये राहु के 11th एस्पेक्ट है। वो बाकी सारे चार्ट में जितने चार्ट मैंने बताया उसको आप टाइम नोट कर लीजिए, वीडियो को पीछे ले जाकर के, और उसमें सेकंड पे देखिए। यू विल सी कि उनकी एक चीज जो राहु से सेकंड हाउस है, वहां उनसे अर्ली लाइफ में छीन ली गई है बाय द एज ऑफ 32, 35, 36 मैक्सिमम। अब उपाय दे देता हूं। काल सर्पदोष पे किसी और दिन बात करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उपाय में जो कंट्रोलिंग देवता हैं, मैं हमेशा कहता हूं देवता तक जाओ, उनको पकड़ो। लोग बोलते हैं पकड़ो कौन सा टर्म है? अरे पकड़ो, पैर पकड़ो यार, उनको पकड़ो, आप बहुत अच्छा करेंगे। तो माँ दुर्गा के शरण में जाइए, उनकी आराधना कीजिए, माँ दुर्गा के मंत्रा की चैंटिंग करें। पहला, नहीं कर पा रहे हैं जी, कोई बात नहीं, वेडनेसडे और सैटरडे राहु का दिन होता है, जाइए टॉयलेट क्लीन कीजिए एकदम मजे में, हंसते हंसते, ही विल बी हैप्पी। ये भी नहीं हो पा रहा है, चलो एक और काम कर लो। जो आउटकास्ट लोग हैं, चाहे आपके गांव के बाहर रहते हो या स्वीपर हो, इस तरह के लोग जो लोअर इनकम ग्रुप से हैं, उनको दान करें। कंडीशन, अगर खाने पीने की सामग्री दे रहे हैं तो मेक श्योर कि पेट भर जाए उतनी जरूर दें। नहीं क्या है एक लड्डू दे दिया, एक रसगुल्ला दे दिया, ही शुड बी हैप्पी। तो उन लोगों की सेवा करें, उनको आप दान करें, उनको खिलाएं पिलाएं, ये बहुत जरूरी है राहु के लिए। उसके आगे नेक्स्ट, महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि माँ दुर्गा जो है वो देती है। इन जनरल इन योर लाइफ मेक श्योर कि आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, उनसे मारपीट नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, टीजिंग नहीं कर रहे हैं, कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाएं अगर पीरियड में हो तो यू शुड नो कि वो दुर्गा के फॉर्म में है। चाहे कुछ भी हो जाए, ना आप मारपीट करेंगे और ना उनके साथ सेक्स करेंगे। स्पेशली फॉर मेल, फीमेल अपने काउंटर पार्ट को ये बताएं, नो सेक्स एट द टाइम ऑफ दैट 5 days पीरियड टाइम, नो। और उस समय उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी है, ऐसे तो कभी नहीं करनी, लेकिन उस पीरियड में आपको ध्यान रखना है कि उटपटांग नहीं बोलना है। उसके बाद तिथि पे चलते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन बच्चों को खाना खिलाएं और माँ दुर्गा की आराधना करें। पॉसिबल हो तो उस दिन फास्टिंग रखें। दुर्गा अष्टमी की मैं बात कर रहा हूं, साल में एक बार आपको करना है, टेंशन नहीं है। जब बच्चों को खिलाते हैं, जो पीरियड्स में नहीं, बच्चे जो 8-9 साल की बच्चियां जो होती हैं, बच्चियां खास करके, उनको खिलाया जाता है, ध्यान रखें। चाचा मामा और ये पकड़ के नहीं लाना है कि उनकी बच्ची को लेके चले आए। जिनको खा करके, जिनको कुछ पा करके खुशी मिलती है, अगेन आउटकास्ट वाली बात कर रहा हूं, जो बच्चे खा करके तृप्त हो जाएं, उनको खाना खिलाने का वैल्यू है। ना कि पंडित जी को बुला करके खिला दिया, पंडित जी पेट भर खा लिए, घर चले गए। उनको भी खिलाइए, मैं मना नहीं करता हूं, सबको खिलाइए। लेकिन जब बच्चों की बात है तो आउटकास्ट जो बच्चे हैं, जिनको, जो भूखे हैं, जो पेट भर नहीं खा पाते, उनको खिलाइए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अमावस्या के अमावस्या आप माँ काली की पूजा किया करें रात में। माँ काली की आराधना करेंगे अमावस्या के अमावस्या, आपको बहुत बेनिफिट होगा। राहु अगर आपके चार्ट में थोड़े भी खराब हैं तो वो बेहतर स्थिति में बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। खास करके अगर आपका अमावस्या का पैदाइश है तो आपको करना चाहिए, अगर राहु आपके चार्ट में खराब है तो भी करना चाहिए। आपको माँ काली की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए अमावस्या के रात में। और अगर कोई अमावस्या बॉर्न है तो माँ ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। राहु पे डिटेल वीडियो आते रहेगा, अलग अलग पार्ट्स में हम लोग लेकर के आएंगे और बातचीत होगी उसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।